नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी बेसिक क्लासेस में। जहां आज हमारे भारत की मिट्टी के प्रकार का जो टॉपिक है वो दूसरा चैप्टर आज आने वाला है। चैप्टर यानी हमने इससे पहले एक वीडियो निकाल चुके हैं जिसमें हमने आप सभी को बता दिया कि जो हमारे भारत की मिट्टी के प्रकार हैं किस तरीके से हैं। तो एक बार छोटा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन में उसके बारे में थोड़ा सा दे देता हूँ और बाकी वीडियोस को आप उसको पूरा देखिएगा क्योंकि उसमें इससे ज्यादा डिटेल में बताया गया है। तो हम बात कर रहे हैं मृदा के बारे में, जो कि पत्थरों के अपरदन से होता है। इसकी स्टडी अपने आप में पेडोलॉजी कहलाती है। साथ ही हम बात करते हैं कि भारत की जो मृदा है वो 8 भागों में विभाजित है, जिसके बारे में हम पूर्ण रूप से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हमने बताया कि किस तरीके से मिट्टी के लेयर्स हैं। इन लेयर्स के बाद हम आते हैं कहां पर, भारत में मृदा के प्रकार में, जो कि आपको 8 प्रकार से देखने को मिलती है। अब आज आप मुझे बताएंगे कि पहले कौन कौन सी मृदाएं होती हैं। तो पहला मैंने आपको बताया था वनीय मृदा। अगर आप उत्तराखंड में ग्रुप सी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें बेसिक क्लासेस ऐप, जहां पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। तो जल्दी मिलते हैं बेसिक क्लासेस ऐप में। कौन सी मृदा है भाई? वनीय मृदा। दूसरी आपको मैंने बताया था जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। तीसरी आपको मैंने बताया था शुष्क मृदा। कौन सी मृदा? शुष्क मृदा। चौथी आपको मैंने बताई थी काली मृदा। शुष्क को मैंने मरुस्थलीय मृदा भी कहा, ठीक है ना, मरुस्थलीय मृदा। चौथी आपको मैंने बताया काली मृदा, या इसी को हमने किस रूप में जानते हैं, कहा था रेगूर, काली या हमारी कपासी मृदा के रूप में। पांचवी आपको देखने को मिलती है लाल या पीली मृदा, पीली मृदा। छठी आपको मैंने बताया था लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा, ठीक है। और सातवीं मैंने आपको कौन सी कही थी भाई? हमारे पीत मृदा, पीत मृदा या हमारी किस रूप में जानते हैं, दलदलीय मृदा, दलदलीय मृदा। अब आठवां हमारा अंतिम आता है भाई लवणीय, सॉल्टी, लवणीय, या हम इसी को किस रूप में जानते हैं भाई, क्षारीय मृदा, एल्कलाइन सॉइल, क्षारीय मृदा। एल्वोलाइज सॉइल, जलोढ़ सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल होगी, एल्वोलाइज सॉइल होगी, ड्राई सॉइल होगी, ब्लैक सॉइल होगी, रेड एंड येलो, लेटराइट होगी, और हमारी पीट सॉइल होगी। लास्ट होगी हमारी कौन सी, सॉल्टी सॉइल होगी। अब ये जो हमारी 8 प्रकार की मृदा है, इनका जो विभाजन है किसने किया था, कहा था मैंने ICAR। क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ये एक भारत की संस्था है जिसके द्वारा वर्ष 1956 में, कब की बात है, 1956 में इसकी घोषणा की गई थी कि भारत का जो मृदा है, भारत की मृदा कितने भागों में है, 8 भागों में विभाजित है, जो कि आपके सामने स्थित है, ठीक है। इसमें से हमने कल कौन कौन सी मृदा के बारे में डिस्कस किया था? पहला वनीय मृदा, फॉरेस्ट सॉइल की हमने बात कर दी थी, हिमालय की जो मृदा है। दूसरा जलोढ़ मृदा, या इसी को हमने 2 भागों में बांटा था, बांगर और हमारी जो खादर मृदा है उसके रूप में बांटा था। कहां पाई जाती है? तो गंगा यमुना बेसिन में या नदियों के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। तीसरा आपकी आती है ड्राई सॉइल, और इसके बाद हमने बात की थी काली मृदा की। चौथी बात की थी हमने लाल पीली मृदा की। अब बची हुई हमारी शुष्क मृदा और इसके साथ की जो हमारी अन्य मृदाएं हैं, इनके बारे में आज हमारा पूरा डिटेल होना है, ठीक है ना। ये शुष्क मृदा नीचे आ जाएगी, लेटराइट, पीत और लवणीय मृदा के बारे में हमें डिस्कस करना है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से मिट्टी का यहाँ पर विभाजन हुआ है, किस तरीके से विस्तार यहाँ पर हुआ है, कौन कौन सी मृदा कहां पर पाई जाती है। तो इन सभी डिटेल्स को लेने के लिए आप प्रीवियस जो इसकी पहली वीडियो है उस पर आप विजिट कीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारी जो मृदा के प्रकार हैं इसमें हमने बात कर दी थी जलोढ़ की, जलोढ़ के बाद काली मृदा, काली के बाद लाल या पीली मृदा। आज बारी आती है हमारी कौन सी मृदा की भाई? लेटराइट भी बात हो चुकी है, तो अब बारी आती है पर्वतीय मृदा, जो हमारा कौन सा, माउंटेन सॉइल्स की हम बात करेंगे, जो कि अपने आप में कौन सी है, 5वीं मृदा है, 5वीं मृदा का प्रकार है। अब इस मृदा को हम किस रूप में देखते हैं भाई? ये हमारी वनीय मृदा के रूप में आ रही है, ठीक है। किस रूप में आ रही है? वनीय मृदा भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने कौन कौन सी जलोढ़ की बात की है। अब बारी आएगी हमारी कौन सी, पर्वतीय मृदा, जो कि हमारे भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, जिसमें हम जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र अपने आप में कौन सा क्षेत्र है भाई? पर्वतीय क्षेत्र है। तो यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ की जो सॉइल है ये कौन सी है? पर्वतीय या माउंटेन सॉइल है, ठीक है। तो यह क्या होती है, अपने आप में पर्वतों में कई सारा जो क्षरण है, या आप कहेंगे तो लैंड इरोजन है, कई बार यहाँ पर होता है, भूकटाव यहाँ पर होता है पर्वतों के जो ढलान है उसके कारण। तो यह मृदा अपने आप में क्या होती है, कम फर्टाइल होती है, लेस फर्टाइल होती है रादर देन अदर्स। जलोढ़ की आप देखेंगे तो मृदाओं का राजा आप कह सकते हैं जलोढ़ मृदा को। ये नदियों के बेसिन क्षेत्र में देखने को मिलती है, तो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा वो वाली है। पर अगर आप बात करेंगे जलोढ़ मृदा के बाद, जो अब हम बात करते हैं पर्वतीय मृदा की, तो ये वनी मृदा भी कहा जाता है। हिमालय की ऊंचाई वाले भागों में यह मिलती है आपको। तो यह अपरदन क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में होता है। साथ ही आप यहाँ पर कभी भी गेहूं की फसल,
जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, यदि हम बात करें उत्तराखंड की ही, तो उत्तराखंड की जो क्षेत्र है यहाँ पर अधिक मात्रा में आपको जो फसल देखने को मिलती है वो उधम सिंह नगर और हरिद्वार क्षेत्र में देखने को मिलती है कि नहीं है? क्योंकि यह क्षेत्र हमारा तराई का भाग आ जाता है, मैदान का भाग आ जाता है। अब इसी के कंपेयर में आप पर्वतीय भागों में चले जाओ, उत्तरकाशी में चले जाओ, चमोली में, पिथौरागढ़ में, इन क्षेत्रों में अगर आप जाते हैं, हमारा रुद्रप्रयाग, किसी भी क्षेत्र में जाओ, तो इन क्षेत्रों में आपको गेहूं, धान, मक्का, जौ, इस तरह की जो फसल्स हैं ये अधिक मात्रा में नहीं दिखेंगी, होती हैं पर ये नदियों वाले क्षेत्र में होती है, नदी के जो बेसिन क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है, पर अधिक मात्रा में नहीं होते हैं। यहाँ क्या होते हैं फिर सर? अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगी चाय के बागान, क्योंकि चाय के लिए सबसे ज्यादा जो मृदा होती है, मृदा की आवश्यकता होती है कि मृदा वहां पर एसिडिक नेचर की हो, अम्लीय प्रकृति की हो, जो कि अपने आप में सेटिस्फाई करती है कौन सी मृदा? पर्वतीय मृदा। अगला कॉफी, तीसरा मसाले और उष्ण कटिबंधीय फसल। अब यही मृदा जो है हमें कहां देखने को मिलती है? दक्षिण का जो हमारा कर्नाटक का क्षेत्र है, बाबा बुदान की पहाड़ियां हैं, वहां पर भी ये पर्वतीय मृदा हमें कहीं कहीं पर क्षेत्र पर देखने को मिलती है। साथ ही असम में, दार्जिलिंग में, इन क्षेत्रों में आपको जब ये मृदा देखने को मिलती है तो इस मृदा में जो हमारी एसिडिटी वो अधिक होती है, और इन्हीं क्षेत्रों में आप चाय, कॉफी, इनके बागानों को आप देखते हैं। अगली बारी आती है तो इसमें क्या होता है? पोटास, फॉस्फोरस और चूने का अभाव होता है, जो कि एनपीके वैल्यू के अंतर्गत आता है, जिसमें हम बात कर रहे थे ना कल, एनपीके वैल्यू। अब ये एनपीके वैल्यू क्या करता है? इसके अंदर बहुत कम है, जो कि हमारे जो बहुतायत में जिसकी हमें आवश्यकता होती है, धान, गेहूं, ये यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। जब नहीं मिलता है तो ये अपने आप में क्या है? कम फर्टाइल है, कम उर्वरक है। अगला बिंदु क्या कह रहा है? यह हिमालय के अलावा कहां देखने को मिल रही है भाई? कर्नाटक। हिमालय में हमारा कौन कौन सा आ गया? जम्मू कश्मीर, साथ में हिमाचल प्रदेश, साथ में उत्तराखंड, तो और साथ में आपका सिक्किम भी आ रहा है, ठीक है? सिक्किम के साथ हमारे कुछ क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के भी आपको देखने को मिलते हैं, तो इन क्षेत्रों को आप हिमालयी क्षेत्र कहेंगे। साथ ही कर्नाटक की बाबा बुदान की पहाड़ी, तमिलनाडु का जो नीलगिरी क्षेत्र है, नीलगिरी क्षेत्र में भी आप देखेंगे किसे? तो हमारा ये पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है। साथ ही केरल और मणिपुर के जो क्षेत्र हैं, यहां पर भी आपको कौन सी मृदा देखने को मिलती है? पर्वतीय मृदा देखने को मिलती है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? इसके बाद अगली हमारी मृदा आती है, तो ये मृदा होगी, हमने बात कर दी जिसके बारे में, ये होगी हमारी पर्वतीय मृदा, जो कि हमारे उच्च स्थानों पर भी आपको देखने को मिलता है। अब बारी आती है शुष्क हमारी मृदा, या इसको हम कहते हैं ड्राई सॉइल या एरिड सॉइल या डेजर्ट सॉइल, इसी को आप कहेंगे। ड्राई हो गया, मरुस्थली होगी हमारी मृदा, इसको हम देखते हैं। आप सभी देखते हैं मरुस्थल या रेतीली भूमि हमें जो मुख्यतया देखने को मिलती है वो कहाँ है? हमारे राजस्थान के क्षेत्र में। राजस्थान के क्षेत्र में जो ये मृदा होती है, इस मृदा के जो हमारे तत्व हैं अपने आप में क्या होते हैं? ये कम घुलनशील होते हैं। कहां? हमारे लवणों में अधिक घुलनशील होते हैं, इनकी मात्रा अत्यधिक मात्रा होती है, और ये फर्टाइल कम होते हैं, लेस फर्टाइल होते हैं, सबसे कम उर्वरक होते हैं। इनके अंदर हमें ह्यूमस देखने को नहीं मिलता है। ह्यूमस कैसा? ये कैसा जीव है? एक ऐसा जीव है जो कि मृदा की उर्वरता को निर्भर करता है, मृदा की उर्वरता को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो हमें इस मृदा में क्या देखने को मिलती है? ह्यूमस और नमी, जो कि नमी बनाए रखता है, क्योंकि किसी भी उर्वरक पदार्थ को, किसी भी मिट्टी को उर्वरक करने के लिए ह्यूमस के द्वारा नमी एकत्रित की जाती है, और उसी के बाद आप देखते हैं कि वहां पर अच्छी फसल आपको देखने को मिलती है। और ह्यूमस की अत्यधिक मात्रा में कहां देखने को मिलेगी? फिर ये हमें जलोढ़ मृदा में देखने को मिलेगी। और ड्राई सॉइल की यदि मैं बात करता हूं, एरियल सॉइल की यदि मैं बात करता हूं, डेजर्ट सॉइल की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर ह्यूमस आपको नहीं देखने को मिलेगा। और रेतीली भूमि भी अपने आप में है। तो यह मरुस्थली मृदा का रंग लाल होता है, भूरा होता है, रेतीला होता है और लवणीय होता है। लवणीय का मतलब क्या हो गया भाई? ये अपने आप में सॉल्ट को अपने अंदर लेके चलती है, इसीलिए यहाँ पर उर्वरता कम होती है। लवणों का और फास्फोरस की जो मात्रा है ये अधिक मात्रा में होती है, ठीक है? नाइट्रोजन, फास्फोरस यहाँ पर मिलेगा, पर पोटेशियम आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए एनपीके वैल्यू भी यहाँ पर कम होती है। अगला, इस क्षेत्र को यदि मैं विस्तार की बात करूं तो हरियाणा का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, और गुजरात का क्षेत्र आपको कुछ देखने को मिलेगा, दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए दक्षिणी हरियाणा देखने को मिला, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं इस पर, ये हमने आपको पहले कल जो इससे पहली वीडियो है, यहाँ पर मैंने सारी चीजें आपको जानकारी प्रदान की है। किस तरीके से आप ये देखेंगे, यहाँ पर हरियाणा है, तो हरियाणा का जो दक्षिणी क्षेत्र है ये अपने आप में
किस तरीके से है, एरियल सॉइल को अपने आप में लेकर चलता है। पश्चिमी हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो क्षेत्र, गुजरात का जो हमारा ये वाला क्षेत्र है, उत्तरी जो हमारा गुजरात है, उस क्षेत्र में हमें पूरा मात्रा किसकी देखने को मिलती है भाई, शुष्क सॉइल या शुष्क मृदा हमें यहाँ देखने को मिलती है। ध्यान देंगे इसमें जो लवण है अधिक मात्रा में है, ह्यूमस कम मात्रा में है। तो यहाँ पर उगने वाली जो चीजें होंगी वो कैसे होंगी, कांटेदार होंगी। इनकी जो हमारी आप देखेंगे ना, जैसे आप देखते हैं कैक्टस जो हमारा होता है, इसके पास हमारी जो पत्तियां होती है वो किस रूप में होती है, नुकीली नुकीली पत्तियां होती हैं। जैसे अगर आप पर्वतीय मिट्टी या पेड़ पौधों के बारे में आप देखेंगे तो इनके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं, थोड़े से खुले खुले से पत्ते होते हैं। पर इन्हीं के कंपेयर में अगर आप ऐसे पेड़ पौधों को देखेंगे जो हमारे मरुस्थल में उगते हैं तो वो कांटेदार हमारे क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जिनको हम कैक्टस के रूप में देखते हैं। अगर आप उत्तराखंड में ग्रुप सी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेसी क्लासेस ऐप, जहां पर आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। तो जल्दी मिलते हैं वेसी क्लासेस ऐप में। कैक्टस कांटेदार देखे ना, तो ये हमारे क्या करते हैं, पानी को बचाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए इनके जो पत्ते होते हैं वो कांटेदार आकृति के हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा ये क्षेत्र किसका है, हमारे शुष्क मृदा का है। ध्यान देंगे इस बात को भी, ठीक है। तो हमारा क्या है, शुष्क मृदा की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मृदा को सुनियोजित तरीके से सिंचाई करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। काफी लंबा समय लगता है, प्रोसेस करने में टाइम लगता है, और इसके बाद फाइनली हमें क्या देखने को मिलती है, जो ये मृदा है, जब जो फॉरेस्टेशन है, तो यहाँ पर फॉरेस्टेशन करके डिफॉरेस्टेशन को रोका जाता है। डिफॉरेस्टेशन को रोककर हम यहाँ पर क्या करते हैं, मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, और उपजाऊ बनाकर फाइनली क्या करते हैं, हमारे जो फसल है इसको हम यहाँ पर उत्पादित कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारी अगली मृदा आती है, कौन सी, लवणीय मृदा, या हमारी जो एल्केलाइन सॉइल है, एल्केलाइन सॉइल या सेलेलाइन सॉइल हमारी हो गई है, इसको हम देखते हैं। अब सर ये वाली मृदा हमारी कहां हमें देखने को मिलती है, यह हमारा वह क्षेत्र है जहां पर हमें फर्टिलिटी अधिक मात्रा में चाहिए होती है। इसका निर्माण हमने सबसे पहले हमारे भारत में जो हमारी हरित क्रांति है उस समय इसका प्रयोग किया गया था। अब इसके बारे में हम क्या देखते हैं कि यह मृदा अपने आप में क्या होती है, शुष्क होती है, अर्ध शुष्क भी देखने को मिलती है, जो कि हमारे पश्चिमी गुजरात, जो हमारा कच्छ का जो क्षेत्र है, कच्छ रीजन है हमारा, जो हमारा जो आप कच्छ की खाड़ी देखते हैं, हमारे गुजरात का पश्चिमी क्षेत्र, उन क्षेत्रों में, पूर्वी तट में और डेल्टाओं वाले क्षेत्र में अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलती है। बाकी यह मृदा को रेह कहा जाता है, कल्लर कहा जाता है, और ऊषर नामों से भी इसको जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस मृदा को रेह, कल्लर, ऊषर के नाम से जाना जाता है, तो लवणीय मृदा को इस नाम से जाना जाता है। अगला, इस मृदा में क्या होता है, चूना और जिप्सम मिलाकर तथा लवण रोधी, जिसमें हम क्या, लवण रोधी जो हमारी खेती है उसको यहाँ पर क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। लवण यानी गन्ना, चावल, इन फसलों को यहाँ पर क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। इनमें लवणों की इनकी आवश्यकता नहीं होती है। ये कहां पर पाए जाते हैं, कहा था मैंने, हमारे जो जलोढ़ मृदा है उसके बेसिन क्षेत्र में, गंगा और यमुना के बेसिन क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो इन स्थानों पर आप देखेंगे कि हमारी जो लवण रोधी फसल है ये यहाँ पर उगाई जा सकती है। पर यहाँ पर फर्टिलिटी, जैसे आप डीएपी का नाम सुनते हैं, ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी, किसके लिए इसका यूज किया जाता है, एज अ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर उर्वरता को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। जब इनका यूज किया जाता है तो फाइनली आप देख पाएंगे कि हमारे गन्ना, चावल जैसे हमारे जो प्रमुख फसलें हैं इनका उत्पादन यहाँ पर किया जा सकता है अधिक मात्रा में। अगला क्या है, यह मृदा सोडियम, सोडियम मतलब Na सॉल्ट, और मैग्नीशियम की अधिकता से लवणीय तथा कैल्शियम और पोटेशियम की अधिकता से क्षारीय हो जाती है। क्या बात कर रहा है कि सोडियम, जैसे यदि आप अगर जानते होंगे लवण का सूत्र क्या होता है, NaCl, तो लवण यहां पर बनाने के लिए सोडियम इसके पास अपने आप में अत्यधिक मात्रा में होता है, और इसी के साथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अधिकता से ये अपने आप को किस तरीके से बना देता है, सैलाइन बना देता है, मतलब हमारा लवणीय बना देता है। अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, कैल्शियम के साथ ये पोटेशियम से जब मिलता है तो इसको ये क्षारीय बना देता है, क्षार, अम्ल और क्षार हमारे पीएच स्केल के अंदर मेजर किया जाता है। पीएच स्केल 1 से लेके हमारे 14 तक होती है, और 7 इसके बीच का स्तर होता है, जिसको हम किस रूप में जानते हैं भाई, लवण के रूप में देखते हैं। ये हमारा उदासीन होता है, उदासीन से ऊपर को आप देखते हैं तो इसी को लवण कहा जाता है, ठीक है। बाकी इससे 7 से नीचे को जो होता है वो हमारे अम्ल होते हैं, ऊपर की ओर हमारे क्षार होते हैं। तो क्षार का भी निर्माण का यहाँ पर प्रयास करता है। अगला, खेती के लिए यह अपने आप में उपयोगी नहीं है, अब इसको उपयोगी बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, डीएपी जैसे हमारे जो फर्टिलाइजर है या उर्वरक है, इनके प्रयोग से इसको बनाया जा सकता है। अब मैंने कहा जैसे डीएपी का यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, तो डीओपी के प्रयोग हमने सबसे पहले अधिक मात्रा में कब किया था, भारत में जब हमारे गेहूं की जो मांग है वो बढ़ाई थी हमारी आजादी के बाद, तो भारत में बच्चों अमेरिका के द्वारा
एक ऐसा गेहूं भेजा गया था जो कि हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक था। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे भारत में होती है क्या, हरित क्रांति, जिसी को हम किस नाम से जानते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान देंगे। अब ये होती कब है, 1967 में होती है। यह समय अत्यधिक सिंचाई से मृदा लवणीय और क्षारीय हो गई थी, जिससे बंजर भूमि की समस्या उत्पन्न हो गई है। अब शुरुआत में जब इस मृदा को बनाया जाता है ऐसे उर्वरक डाल डाल के, तो उस समय तो हमारी फसल बहुत अच्छी हमें देखने को मिलती है। फिर बाद में जब दोबारा इसकी हम फसल को हम उगाते हैं, उत्पादित करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है कि मृदा की जो उर्वरता है वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए भारत में हरित क्रांति आती है। अब हरित क्रांति की बात करते तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है भाई, तो वो है कौन, MS स्वामीनाथन। और वर्ष 2024 में इन्हें क्या मिला हुआ है, भारत रत्न मिला है। ठीक है, भारत रत्न मिला हुआ है, तो इस बात का भी आप ध्यान देंगे। यदि मैं यहीं पर बात करता हूं कि वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम हमारा जो हरित क्रांति है, कहां पर बात करूं मैं, वैश्विक स्तर पर यदि मैं हरित क्रांति की बात करता हूं तो हम देखते हैं कि वैश्विक हरित क्रांति, तो ये सबसे पहले हुई कहां थी, तो ये हुई थी बच्चों मैक्सिको। मैक्सिको कहां है हमारा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो वहां पर एक बारी आती है 1940 की, तो यहां पर किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था, तो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इसे शुरू किया गया था। अब यहाँ पर जो हमारी हरित क्रांति है, इस हरित क्रांति में हरित क्रांति जो शब्द है, यह हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, ठीक है, किसने दिया था, ये विलियम गॉड। ठीक है, विलियम गॉड नामक व्यक्ति ने हरित क्रांति नामक शब्द यहां पर दिया था। पर हरित क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत जो होती है वो नॉर्मन बोरलॉग ने किया था, जो कि कहां से संबंध रखते हैं, हमारे मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको से संबंध रखते हैं। तो इन मुद्दों को भी आप ध्यान देंगे, ये पॉइंट भी आपके परीक्षा दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फिर बारी आती है, अगली बारी आती है हमारी पीट या दलदली मृदा की। अब ये मृदा सर कहां देखने को आपको मिलती है, यह मृदा आपको देखने को मिलती है जो हमारा मुख्य तौर पर गंगा और हमारा ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन क्षेत्र है, या हम जिसे कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा, इनके मुहाने क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलता है, यह हमारी पीट व दलदली मृदा देखने को मिलती है। ये क्या होता है, जो हमारे स्वच्छ जल होते हैं, स्वच्छ जल का जब मेल होता है किसके साथ, हमारा जो लवणीय जल है जो कि समुद्र का खारा पानी है, इसके साथ मेल होने के कारण इस मृदा का वहां पर निर्माण होता है। और इसी मृदा में कौन सी फसल हमारी अत्यधिक मात्रा में उगती है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे सुंदरवन के डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। और तो मैंग्रोव वनस्पति किस मिट्टी में अपने आप में उत्पादित होती है, तो वो कौन सी मृदा है, पीट या दलदली। अब जरा इसके हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो पहला, इस मृदा का निर्माण किस तरीके से होता है भाई, आर्द्रता वाली स्थिति में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। तो यह क्षेत्र हमारा कहां पर है, मैंने कहा था, ध्यान रखिएगा, यह हमारा सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र, सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल का क्षेत्र अपने आप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगला क्या कह रहा है, यह मृदा तटीय प्रदेशों, ध्यान देंगे, तटीय प्रदेशों, कोस्टल रीजन्स, जल जमाव के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जल जमाव का क्षेत्र कौन सा होगा, तटीय क्षेत्रों में ही तो होगा। अगला, इसमें क्या होता है कि घुलनशील जो लवण होते हैं उनकी अधिक मात्रा होती है, साथ ही जो फास्फोरस है और पोटास है, यहां पर इनका क्या होता है, अभाव, जो कि हमारे पेड़ पौधे के उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में होते हैं। बल्कि यहां पर आप देखेंगे किसकी मात्रा अधिक हो गई है, लवणों की, जो हमारे सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स की जो मात्रा है उसकी अधिकता हो जाती है। साथ ही फेरस आयरन, फेरस आयरन से इस मृदा का रंग कैसा हो जाता है भाई, नीला हो जाता है। और यह हमें कहां देखने को मिलती है, केरल यानी कोस्टल रीजन में। अगला, सुंदरवन का जो डेल्टा क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। और सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि कहां पर पाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने क्षेत्र पर। यह कहां पाया जाता है, यह गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाना क्षेत्र में पाया जाता है। ध्यान देंगे इस बात को भी। तो ये हमारा कहां पाया जाता है, सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्र में। अब यह मृदा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह किसके लिए है, मैंग्रोव वनस्पति। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति के लिए क्या है, यह प्रसिद्ध है भाई। आप ध्यान देंगे इसका। तो हमारी जो 8 प्रकार की मृदाएं हैं अपने आप में यहां पर पूरी हो चुकी हैं।
साथ ही अब हमने यहाँ पर जो सारी टॉपिक्स हैं ये अपने आप में क्लियर कर दिए हैं, सारी की सारी मृदाएं, 4 मृदाएं हमारी इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हुई थी, 4 मृदाएं हमने यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। अब यहाँ से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरा उनको हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा उनको समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो ये 8 प्रकार की जो मृदाएं हैं अपने आप में आपको समझ में आ चुकी होगी। तो पीठ मृदा, दलदली मृदा तक हमने यहाँ पर खत्म कर दिया है। उम्मीद है सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जो कोई टॉपिक आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो उसे आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, बाकी उसको समझकर उसको हम आंसर आपको जरूर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आगे कुछ अगर आपको वीडियो में और डिटेल्स चाहिए होंगी तो अगली वीडियो भी आपके लिए बना दी जाएगी। तो बाकी इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी शुरू करते हैं हम आज का जो क्वेश्चन का जो सीरीज है, जरा इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन क्रॉप, निम्नलिखित में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी जो मिट्टी है सर्वाधिक उपयुक्त है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। उत्तराखंड पीसीएस लोअर में 2021 में पूछा गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा है, बस आप समझ चुके होंगे। तो इसमें कौन सी मृदा है, ऑप्शन बी काली मृदा। काली मृदा कहां पाई जाती है, हमारे गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ क्षेत्र हमारा जो हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, साथ ही मालवा का पठार जो हमारा एमपी वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। पर मेजॉरिटी ऑफ दिस सॉइल इज फाउंड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, और उसमें भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। इस मृदा को क्या कहते हैं हम, सेल्फ प्लॉगिंग सॉइल, स्वतः जुताई वाली मृदा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो चुका है। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, जलोढ़ हो गई है। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी कहां पाई जाती है, हमारा जो हमारा काली मिट्टी वाला क्षेत्र है उसके बाहरी क्षेत्र में। किसके लिए प्रसिद्ध है, मोटे अनाजों के लिए। ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल के बारे में क्या है, निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा हमारा कथन सही है। दिस सॉइल इज डेवलप्ड इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, इट इज द पुअर इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। तो यह मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। या दूसरा क्या कह रहा है, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कमी पाई जाती है। ऑप्शन ए दो दोनों सही है, ए दो सही है, ना तो एक ना तो दो, या केवल एक। तो आपको पता होगा कि हमारी लेटराइट मृदा कहां पाई जाती है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो इंडिया का कोस्टल रीजन है, या हम बात कर रहे हैं केरल वाले क्षेत्र की, यहाँ पर जो हमारी मृदा है वो कौन सी है, लेटेराइट मृदा है। अब इस मृदा में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर मिट्टी को उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ये अपने आप में विकसित होती है। याद ध्यान देंगे तो हमारा ये वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट का, तो यहां से हमारी मानसूनी हवाएं आती हैं, बरसात हो जाती है। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारी बरसात हो गई है तो बरसात होती है, पॉइंट है। अगला, इस क्षेत्र में आपको उच्च तापमान भी देखने को मिलता है, हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, थोड़ा दक्षिण की ओर जाएंगे तो तमिलनाडु, कन्याकुमारी, आपको केप कॉमोरिन देखने को मिलता है। इसका मतलब है यह क्षेत्र अपने आप में कैसा है, तापमान के लिए भी उच्च है। अगला, यहाँ पर हमारे लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है। नहीं भाई, यहाँ पर एल्यूमिनियम और हमारे जो लौह ऑक्साइड है उनकी अधिकता पाई जाती है। इसका कुछ मात्रा में रंग लाल लाल होता है। ठीक है, थोड़ा मात्रा में लाल इसका रंग होता है। इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, देन ओनली वन इज करेक्ट। ध्यान देंगे, इस प्रश्न का भी यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है, आपसे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला, ह्यूमस इज एग्जांपल ऑफ, ह्यूमस किसका उदाहरण है, ये हमारा सॉइल टेक्सचर का है, मृदा संरचना का है, या क्रिस्टल लॉइड का है, क्रिस्टल का है, या हमारा ऑर्गेनिक कोलॉइड का है, जैविक कोलॉइड का है, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। यूपीआरओ 2014 में ये प्रश्न पूछा गया। अब ध्यान देंगे, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि इस तरीके से हमारी जो मृदा है, मृदा अपने आप में कुछ भागों में विभाजित है। ठीक है, जैसे सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो ओ लेयर यानी ऑर्गेनिक लेयर, दूसरा आता है ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर और आर लेयर। आपको मैंने कहा था कि जो हमारा ओ लेयर है, इस ओ लेयर की फर्टिलिटी, उर्वरक क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक, सर्वाधिक उर्वरता, सर्वाधिक उर्वरता। पेड़ पौधे यहीं पर लगाए जाते हैं। उर्वरता अगर अधिक है तो यहां पर क्या होगा, ह्यूमस भी अधिक होगा। ध्यान देंगे, ह्यूमस जैविक पदार्थ, तो ये हमारा जैविक कोलॉइड है जो कि नमी को बरकरार रखता है। ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो ओ लेवल पर हमें क्या देखने को मिलता है, ह्यूमस देखने को मिलता है, जो कि अपने आप में मैंने बताया था कि क्या है, एक ऑर्गेनिक कोलॉइड है। ऑर्गेनिक जैविक का क्या है, कोलॉइड हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, which of the following statements is not true with respect to
लेटराइट सॉइल इन इंडिया? निम्न कथनों में से कौन सा भारत की लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में संदर्भित है? तो क्या है? यह चूना व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है लेटराइट मिट्टी में, अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करता है, अगला यह निक्षलन प्रक्रिया को प्रभावित करता है, या डी है यह नमी और पोषक तत्वों में अधिक चिकनी मृदा के कारण क्ले फैक्टर इसके पास होता है। 2024 यूके पीसीएस हमारा पीएससी हमारा 2024 में पूछा गया है। तो यह मृदा अपने आप में कैसी होती है भाई? नमी पोषित होती है, साथ ही यह अधिक चिकनी मृदा का कारक होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सी हो जाएगी? हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर चूना और नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है भाई, एनपीके वैल्यू को हम देखते हैं तो वो अधिक मात्रा में होती है। जहां पर हमारी एनपीके वैल्यू अच्छी होगी तो उस मृदा की उपजाऊ क्षमता भी अधिक होगी, ठीक है ना। भारत में संदर्भ में सही नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं? इस मृदा के निर्माण की सामग्री हमारी अच्छी नहीं होती है, तो इसमें क्या कमी होती है? तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है? तो चारागाही मृदा, भूरी लाल पीली मृदा, या बलुई मृदा, हल्की चिकनी कछारी मृदा। तो इसमें से चाय के जो हमारी खेती है इसके लिए हमारी कौन सी मृदा हमारी उपयुक्त होगी? तो हमारी ये आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर करेंगे, ठीक है ना। इस प्रश्न को मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कर दिए जा चुके हैं। ये टॉपिक आपका लास्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आप सभी का यहां तक रुकने के लिए धन्यवाद। बाकी अगली वीडियोस आपको भारत के भूगोल से संबंधित और अगले जीएस के कुछ टॉपिक्स जो आपकी परीक्षा दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे वो सभी आपके सामने लाए जाएंगे। तो क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे उत्साहवर्धन के लिए अत्यधिक प्रभावशाली है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।